हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम अधिशासी अधिकारी के जो मेन टॉपिक हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें ये भी पढ़ेंगे कि जो लोक सेवा आयोग ने पिछले सालों में जो क्वेश्चन इन टॉपिकों से पूछे हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार होते क्या हैं कि जो व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह या कोई संस्था अगर कोई चीज़ क्रिएट करती है, मतलब कोई चीज़ आविष्कार करती है, तो उस पर उसी का अधिकार है। तो उन अधिकारों को मतलब परमानेंटली करने के लिए उनका अधिकार जो है उन्हीं को मिले, तो उन्हें बौद्धिक संपदा अधिकार अधिकार कहते हैं। और इसके लिए कुछ संस्थाएं भी हैं जो इसको लागू करवाने में मदद भी करती हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ सर्जित करी है तो उस पर उसी का अधिकार हो। तो ये देख लेते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो एक होता है भौगोलिक संकेतक, जो जीआई टैग मिलता है। भौगोलिक संकेतक हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया और अनिवार्य लाइसेंस हो गया। तो इसमें देख लेते हैं कि किसी वस्तु के मूल स्थान को दर्शाया जाता है, मूल स्थान से वस्तु का संबंध स्थापित किया जाता है। तो जैसे कोई वस्तु अगर उत्तराखंड में स्पेशली बनती है या उगाई जाती है तो उसको जो है स्पेशल जीआई टैग दिया जाएगा उत्तराखंड के नाम से ही। तो उसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं। तो उससे उसकी पहचान बनेगी, स्थान की भी पहचान बनेगी कि इस स्थान पर ये चीज़ उगाई या बनाई जाती है। कॉपीराइट क्या होता है कि कोई फिल्म या कोई सॉन्ग या कोई कृति, साहित्य कृति अगर बनाई जाती है तो वो उसके निर्माता जो है उसको कॉपीराइट के माध्यम से उसको अधिकार दिया जाता है। तो ये कॉपीराइट हो गया। जैसे साहित्यिक कृति, कलाकृति, फिल्म, संगीत, पेंटिंग के लिए अनन्य अधिकार जो है उस निर्माता को दिए जाते हैं। और यह निर्माता के पूरे जीवन काल व उसकी मृत्यु के 50 से 100 साल तक मिलता है। मुख्यतः जो है इसमें शायद संशोधन किया है तो 50 साल जो है इसकी लिमिट रखी गई है। 50 साल तक उसका अधिकार कॉपीराइट पर होता है। जबकि पेटेंट पे कितना होता है? पेटेंट पे होता है 20 साल। पेटेंट के बारे में देख लेते हैं। पेटेंट यह एक व्यक्ति समूह के आविष्कार पर प्रदत्त अधिकार है जो अन्य व्यक्ति समूह को उसके उपयोग करने के लिए रोकता है। तो जो पेटेंट होता है वो अन्य व्यक्तियों को उस जो है चीज़ का प्रयोग करने के लिए रोकता है, तो उसे पेटेंट कहते हैं। ये 20 साल के लिए दिया जाता है। अगला है हमारा ट्रेडमार्क। यह एक विशिष्ट चिन्ह है जो उसको अन्य वस्तुओं से अलग करता है। तो कोई ट्रेडमार्क दिया जाता है, जैसे कोई स्पेशल वस्तु है, जैसे उत्तराखंड का सेब जो है वो हिमाचली सेब नाम से बेचा जाता है, या आंचल ब्रांड से दूध बेचा जाता है, या नई दिल्ली ब्रांड से जो विदेशों में सेब भेजा जाता है। तो स्पेशली जो ट्रेडमार्क कुछ दिया जाता है, विशिष्ट चिन्ह जो है, अगर उस पर हम विशिष्ट चिन्ह कुछ लगाएंगे तो वो वस्तु की सेवा और गुणवत्ता का प्रतीक भी प्रदर्शित करता है। तो ये ट्रेडमार्क हो गया। तो इस प्रकार से ये जो हैं बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा कोई चीज़ क्रिएट की जाती है या उगाई जाती है, जो भी कुछ है उस पर उसको अधिकार दिया जाता है। विपो क्या है? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है जो गठित हुई है 1967 में और ये बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए ही स्थापित की गई है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका गठन 1967 में हुआ। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ये इसका गठन किया गया था। 26 अंतर्राष्ट्रीय संधि इसके अंतर्गत हो चुकी हैं। 1967 में 51 देशों की संधि थी जिसमें वर्तमान में 193 सदस्य इसमें जुड़ चुके हैं। 1970 में ये लागू हुआ। 1967 में गठन हुआ था इसका, 1970 में लागू हुआ। जबकि भारत जो है इसका सदस्य 1975 में बना। यूएन का एक अभिकरण बना। यूएन जो है हमारा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो है उसके बहुत सारे हैं, जैसे WTO, WHO। तो उसी प्रकार से ये उसी का एक अभिकरण बन गया है। तो बना कब है? 1974 में। इसका उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में कि इसमें भारत कब ऐड हुआ, इसका गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से करें। 26 अप्रैल 2023 को जो है बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। तो उसकी थीम थी वुमेन एंड IP एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये इसकी थीम थी इस बार जो 2023 में मनाया गया है। अब बौद्धिक संपदा अधिकार देख लेते हैं। मानवाधिकार जो दिए गए हैं उसके अनुच्छेद 27 में आते हैं। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, ये भी हाल ही में एग्जाम में ही पूछा गया था। तो भारतीय पेटेंट अधिनियम जो है 1970 में
आया, 1972 से लागू हुआ। इसमें 2002 और 2005 में संशोधन हुआ। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957, भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999, डिजाइन अधिनियम 2000, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिनियम नीति जो आई थी वो 2016 में आई थी। तो इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, जबकि ये इंपॉर्टेंट है भारतीय पेटेंट अधिनियम। पेटेंट की बात करें तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेटेंट कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि कॉपीराइट कितना, कॉपीराइट 50 वर्षों के लिए संरक्षित करते हैं। एक मार्ग क्या है, तो ये एक खाद्य पदार्थों से जुड़ा है, शुद्ध खाद्य पदार्थों से, जो WTO के मानकों को ध्यान में रखते हुए जो भारत का खाद्य मंत्रालय है वो एग मार्क देता है कि वस्तु कितनी शुद्ध है, उस प्रकार से उसका पता चल जाता है। एवरग्रीनिंग क्या है कि जब पुराने संगठन में मामूली फेरबदल करके नया पेटेंट प्राप्त करना हो, जैसे 20 साल की लिमिट होती है पेटेंट की, तो जब वो समाप्त हो जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन करके नया पेटेंट प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसे प्रक्रिया को एवरग्रीनिंग कहते हैं। इसी प्रकार जो है बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उसके संरक्षण के लिए WTO ने भी कदम उठाए हैं, क्योंकि WTO जो है विश्व व्यापार संगठन, इसके माध्यम से भी बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उनका, जैसे सामान को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, व्यापार किया जाता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो वहाँ पे भी बौद्धिक संपदा अधिकार जो हैं इनको भी संरक्षित वहाँ पे भी किया जाता है। तो जो है ट्रेड रिलेटेड एस्केप्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट्स जो है ट्रिप्स जो है, इसका गठन कब हुआ, 1994 में जो गैट था, क्योंकि WTO जो है पहले गैट के नाम से जाना जाता, 1948 में जो है गैट के नाम से इसका गठन हुआ था। किसका, WTO का, विश्व व्यापार संगठन का। इसका नाम परिवर्तित करके 1995 में जो है इसका नाम परिवर्तित करके जो है WTO कर दिया गया है। बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों को ये बाध्य करता है, मतलब जो बौद्धिक जो रूल बने हुए हैं इसके ट्रिप्स के अकॉर्डिंग जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग जो है एक देश से दूसरा देश व्यापार करेगा। जितने भी देश इसके अंतर्गत आते हैं WTO के, वो इन रूल का जो है वो पालन करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ट्रिप्स जो है इसका गठन 1994 की 8वें चक्र में हुआ था, उरुग्वे की एक बैठक थी उसमें इसका गठन हुआ था। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि जो विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 है, ये जो है वैश्विक नवाचार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है कौन जारी करता है, तो विपो जारी करता है। और इसमें भारत को कितनी रैंक मिली है, तो 40 रैंक जो है इसमें भारत को मिली है। तो पूछ सकता है एग्जाम में, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता, मतलब भारत द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जो है एक केस था, नीम पेटेंट केस, तो ये जीता है। तो नीम को आप याद रखें, नीम पेटेंट केस था जो भारत ने जीता था। अब बौद्धिक संपदा अधिकार हमारे यहाँ पे समाप्त हो गया। अब पढ़ते हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, नैनो प्रौद्योगिकी। 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो नैनो आकार होता है 1 से 100 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर हो गया 10⁻⁹ मीटर, जबकि अगर 100 नैनोमीटर की बात करें तो 2 रैंक आ जाएगी, तो 10⁻⁷ मीटर। तो 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर या 1 से 100 नैनोमीटर तक के जो पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन करना वो नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसकी जो विधि होती है इसमें एक टॉप डाउन विधि होती है, एक बॉटम अप होती है। तो वर्तमान में जो प्रचलित है वो टॉप डाउन विधि प्रचलित है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहले बड़ी चीज़ का अध्ययन किया जाता है, फिर उसके टुकड़े करके छोटे छोटे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नैनो मिशन क्या है, तो भारत में जो है 2007 में नैनो मिशन लॉन्च हुआ था। उसके बाद दूसरा जो नैनो मिशन 2 है वो 2017 में लॉन्च हुआ। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है किसने किया, ये जो है लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। 2016 में जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, नोरियो टानीगुची जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी शब्द के जन्मदाता हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो CN राव जो हैं ये भारत में नैनो प्रौद्योगिकी का जनक इन्हें कहा जाता है। विश्व का पहला नैनो यूरिया पेश किया, तो विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने पेश किया था, इफ़को ने पेश किया है जून 2021 में। और इसका प्लांट जो है गुजरात के गांधीनगर में स्थापित हुआ है, जहाँ पे फ़िलहाल हाल ही में नैनो DAP जो है उसका भी प्लांट शुरू कर दिया है। नैनो कण जो है कितनी आवाज़, इससे कितनी कम आवाज़ सुनाई देती है, तो वो देती है 60 डेसिबल से भी कम आवाज़ सुनाई देती है, किससे, नैनो कण से। नैनो द्रव्य का महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नैनो द्रव्य जो है उसका महत्वपूर्ण गुण दाब है, प्रेशर जो है इसका महत्वपूर्ण गुण है। फ्लोरीन क्या है कि कार्बन परमाणु का पंचभुजाकार या षटभुजाकार रूप से 60 अणु जो हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से जो बिंदु हैं
ये 60 अणु आपस में पंचभुजाकार करके आपस में जुड़े रहते हैं, तो उसे फुलेरीन कहते हैं। और ये बनता कैसे है, तो ग्रेफाइट का इसमें बाष्पीकरण होता है, लेजर किरणें उस पर डाली जाती हैं, जिससे फिर उसके बाद फुलेरीन का निर्माण होता है। तो फुलेरीन का निर्माण किससे होता है, तो ग्रेफाइट से होता है। और ये ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एक अपरूप है। इसमें अणु 60 जो है एक गोलाकार समूह के रूप में होते हैं। और इसकी संरचना कैसी होती है, तो पंचभुजाकार या षटभुजाकार इसकी संरचना होती है। पूछा है क्या लास्ट एग्जाम में अभी आ रखा है ये। नैनो स्तर पर बने कौन कौन सी चीज़ें नैनो स्तर पर बनाई गई हैं, तो क्वांटम डॉट्स, फुलरीन, ड्रेड्रीमर्स, कार्बन नैनो ट्यूब, ग्राफीन जो है नैनो स्तर पर ये चीज़ें बनाई गई हैं। नैनो यूरिया डीएपी का प्लांट अभी हाल ही में इफ्को द्वारा शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ आज ही अमित शाह जी ने किया है। 2021 में पीएम मोदी ने जो है वो नैनो यूरिया प्लांट शुरू किया था। यहाँ पे अब नैनो डीएपी भी बनेगा। गुजरात के गांधीनगर के कलोल में जो है इसको स्थापित किया गया है। इफ्को ने किसने स्थापित किया है, इफ्को ने स्थापित किया है, इसका है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। तो इफ्को जो है इसने जो है नैनो यूरिया प्लांट जो है और नैनो डीएपी प्लांट शुरू किए हैं। कहाँ पर स्थापित है, तो गुजरात के गांधीनगर के कलोल में। ये प्रश्न अभी हाल ही में आ रखा है। जैव प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं। अब हमारा नैनो टेक्नोलॉजी हो गया। अगला चैप्टर है हमारा जैव प्रौद्योगिकी। इसमें जैविक प्रणालियों, सजीवों या व्युत्पन्न पदार्थ का उपयोग करके किसी विशिष्ट कार्य के लिए उत्पाद या प्रक्रियाओं के निर्माण या रूपांतरण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कोई सजीव होते हैं, जैसे जीवाणु है या विषाणु, कवक उवक, इनसे हम इस प्रकार या पौधे, जीव जंतु, किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं उनसे हम कोई विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे परख नली शिशु का निर्माण किया हमने, जीन का संश्लेषण किया या डीएनए टीका बनाया। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। जीवधारी से प्राप्त एंजाइम का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रम का विकास करना। मतलब जो जीवधारी होते हैं उनसे एंजाइम, उनसे एंजाइम प्राप्त होता है, उससे जो मनुष्य के लिए लाभदायक चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। जबकि इसका प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन 1982 में हुआ। जैव प्रौद्योगिकी विभाग का जो स्थापना हुई है वो 1986 में हुई है। जीन थेरेपी क्या होती है, तो जीन चिकित्सा क्या है, शरीर में जब हजारों बीमारी लग जाती हैं तो वो इसलिए लगती हैं कि शरीर में कोई ना कोई जीन खराब हो जाता है। तो उस जीन को 3 विधियों से चेंज कर सकते हैं। जैसे जीन प्रतिस्थापन, या तो उसको बिल्कुल हटा दें, उसकी जगह नया जीन लगा दें, मतलब किसी दूसरे जीव का जो है जीन निकाल कर वहाँ पर लगा दिया। जीन सुधार, या तो जीन उसी में उसको सुधार कर दिया। जीन ऑगमेंटेशन, या उस जीन के साथ एक नया जीन लगा दिया जिससे वो दोनों साथ में वर्क करेंगे तो वो जो बीमारी है वो चली जाएगी। तो ये जीन थेरेपी है। 3 विधियों के माध्यम से जो है जीन में सुधार किया जा सकता है। आईवीएफ क्या है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है महिलाओं का जो कृत्रिम गर्भाधान है, जो महिलाओं में अगर नेचुरल गर्भधारण नहीं होता है तो उनमें कृत्रिम गर्भधारण करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सरोगेसी जो है इस प्रक्रिया को कहा जाता है। क्लोनिंग क्या है, तो किसी भी संपूर्ण जीव या जीवित हिस्सा, कोई भी हिस्सा हो सकता है या कोई संपूर्ण जीव हो सकता है, उसी के जैसा दिखने वाला एक दूसरा चीज़ तैयार कर देते हैं तो उसे क्लोनिंग कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का डुप्लीकेट आदमी उसी शक्ल का बना दिया सकता है, तो कौन सी प्रक्रिया से बनाया जा सकता है, वो क्लोनिंग होती है। तो क्लोनिंग इस प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध प्रतिरूप का निर्माण किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो इसके माध्यम से हम रुधिर, अगर जैसे किसी व्यक्ति का रुधिर, बाल, लार, स्पर्म से पहचान स्थापित की जा सकती है। तो इसमें क्या है कि अगर किसी की पहचान स्थापित करनी हो कि उसके माता पिता कौन हैं, उस चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, कि धड़कन, सांस के उतार चढ़ाव से झूठ पकड़ने की एक तकनीक है पॉलीग्राफ टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसके जो धड़कन है, सांस है, उसको देखते हैं कि वो कितने ज़्यादा घट बढ़ रही हैं, तो उसके माध्यम से जो है झूठ पकड़ा जा सकता है। नार्को टेस्ट क्या है, तो इसमें सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। उसके बाद आदमी बेहोश हो जाता है और उससे फिर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सही सही आंसर बताता है। डोपिंग में शामिल दवाई कौन सी है, तो जैसे डोपिंग होता है, जैसे एथलीट होते हैं और कुछ भागने से पहले या कुछ वो ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिससे उनमें एनर्जी बनी रहे, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होते हैं, स्टेरॉयड हो गया, उत्तेजक पदार्थ हो गया, पेप्टाइड हार्मोन हो गया, नार्कोटिक्स हो गया, डायूरेटिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डोपिंग में शामिल दवाई हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें।
बायोमेट्रिक क्या होती है? बायोमेट्रिक जो है व्यक्ति का अंगूठा, उंगली का निशान, आवाज़ या आँखों की पुतली से पहचान होती है। जैसे अंगूठे से जो है हम मोबाइल का फिंगरप्रिंट भी खोल लेते हैं, फिंगरप्रिंट जो होता है उससे लॉक खुल जाता है, या आँखों की पुतली से जो आधार स्कैन करके बनाया जाता है, तो वो बायोमेट्रिक होता है कि इससे उस व्यक्ति की पहचान स्थापित हो रही है। अगला है हमारा कृषि पर्यावरण में जैव प्रौद्योगिकी के क्या रोल हैं? तो वो हैं उत्तक संवर्धन, भ्रूण संवर्धन विधि जो है, इसमें जो है इसके रोल हैं। तो क्या है? ट्रांसजेनिक जेनेटिकली परजीव या जीन फसलें जो होती हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि किसी एक चीज़ से उसका जीन निकाल के दूसरे में डाल देना, फिर उसको तैयार करना, तो ये जीन फसलें होती हैं। जैसे इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि जो मैग्रो पौधा होता है उसको पानी में उगने की आदत होती है, तो वो मतलब पानी में भी नहीं मरता, उसे पानी की आदत होती है। तो उसमें क्यों है? पानी की सहनशीलता होती है, तो वहाँ से उसका जीन निकाल कर जो धान की फसल होती है उसमें उस जीन को डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो धान है वो पानी में ही उगाया जाता है, तो उसमें उस फिर धान को ज़्यादा पानी की सहने की भी क्षमता हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है धान की गुणवत्ता या धान का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल है। ट्रांसजेनिक जीन फसल जो है किसी एक पौधे या किसी एक जंतु से उसका जीन निकाल के किसी दूसरे जंतु में डालना, तो वो ट्रांसजेनिक जीव हो जाता है। जबकि किसी एक फसल से उसका जीन निकाल कर किसी अन्य फसल में डालना, तो वो ट्रांसजेनिक फसलें हो जाती हैं। अब कौन कौन सी ट्रांसजेनिक फसलें हैं वो देख लेते हैं। ऐसा हम करते क्यों हैं? कि फसलों को कीटनाशक बनाने या उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए। जैसे हमने धान में मैग्रो पौधे का जो है जीन डाल दिया, तो उससे क्या है, वो धान जो है उसका उत्पादकता बढ़ेगी, उसमें जो है जल ग्रहण करने की सहन शक्ति बढ़ जाएगी, तो उत्पादक ऑलरेडी बढ़ जाएगा। इस प्रकार क्या है? अगला क्या है? राइजोबियम जीवाणु से N2 स्तर करने वाला नीफ जीन जो है वो दलहनी फसलों के अतिरिक्त फसलों में N2 की पूर्ति के लिए। अभी एक यहाँ से भी एग्जांपल समझ लेते हैं। दलहनी फसलों को यहाँ पे हमने छोड़ दिया क्योंकि दलहनी फसलों में ऑलरेडी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, लेकिन जो अन्य फसलें हैं जैसे गेहूँ, अन्य गन्ना, इस प्रकार की जो और फसलें हैं वहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए हमें जो है रासायनिक खाद डालना पड़ता है। नाइट्रोजन उसकी पूर्ति करने के लिए रासायनिक खाद डालते हैं। अगर हम ऐसा करें कि जो राइजोबियम जीवाणु होता है इसको हम इस जीन को जो है उस फसल में डाल दें, तो ये वहाँ से जो नेचुरल नाइट्रोजन होती है वायुमंडल की उसका स्थिरीकरण करता रहेगा, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा रासायनिक खाद भी नहीं डालना पड़ेगा और हमारी नेचुरल चीज़ भी हो जाएगी। तो इसलिए ही एक जीन से दूसरे उसमें जीन फसल में डाला जाता है। तो यहाँ पे हम राइजोबियम जीवाणु जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो जिनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए इसके जीन को जो है उन फसलों में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से अन्य फसलें जैसे बीटी कपास है, बीटी कपास का बीटी का मतलब है बैसिलस थुरिजेनिस बैक्टीरिया। इसी प्रकार से बीटी बैंगन है तो इसका मतलब भी है बैसिलस थुरिजेनियस बैक्टीरिया। तो इन दोनों फसलों में जो है ये जो है बैसिलस थुरिजेनियस बैक्टीरिया जो है इसका प्रयोग होता है, इसको आप याद रखें। तो इसकी जो अन्य फसल वो हैं देख लेते हैं। मैक 12, मैक 162, मैक 164 जो है वो बीटी कपास की जो है किस्म है। तो ये बीटी कपास भी जो है एक ट्रांसजेनिक फसल है, इसमें भी जो है जीन को डालकर जो है इसको उगाया गया है। बीटी बैंगन भी इस प्रकार की है, महीको कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये इसी प्रकार से बनाए गए हैं कि किसी अन्य फसल का जीन डाल के जो है इनको उगाया गया है। गोल्डन राइस भी जो है ट्रांसजेनिक फसल है। ओराइजा सोटाइवा की एक किस्म है ये। विटामिन ए इसमें पाया जाता है। बीटा कैरोटीन के कारण इसका रंग पीला होता है। किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। और इसमें जो है फाइटोन सिंथेज और फाइटोन डुजाइड्रोरेज का जो है यूज किया जाता है। जीएम सरसों जो है ये भी एक ट्रांसजेनिक फसल है। इसे धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 के नाम से भी जानते हैं। और ये जेनेटिकल मॉडिफाइड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। जीएम सरसों जो है वो जेनेटिकल मॉडिफाइड इसकी फुल फॉर्म होती है। जबकि बीटी बैंगन में बीटी की बैसिलस थुरिनाजिनेसिस बैक्टीरिया जो है इसमें यूज किया जाता है। ट्रांसजेनिक जंतु क्या है? जिस प्रकार से हम एक फसल से दूसरी फसल में जीन स्थानांतरित कर रहे थे उसी प्रकार से हम ट्रांसजेनिक जंतु का भी एक जीन किसी जंतु से निकाल कर जो है दूसरे जंतु में डालते हैं, तो वो जो जंतु तैयार होता है, मतलब जो उस दूसरा जंतु होता है जिसमें ट्रांसजेनिक जीन डाला गया है, तो वो ट्रांसजेनिक जंतु होता है। अब थोड़े और देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? DNA को काटने में ये मदद करता है। इसे रासायनिक कैची के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखा है। रासायनिक कैची के नाम से कौन सा जो है एंजाइम जाना जाता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है जाना जाता है।
एस्पार्टम क्या है, कम कैलोरी वाला मीठा पदार्थ जो है एस्पार्टम के उससे मतलब बायोटेक्नोलॉजी है उसकी माध्यम से जो है इसको विकसित किया गया है। जैसे शुगर है तो अधिक चीनी शुगर की मात्रा होती है, उन चीज़ों को कम करने के लिए जिससे शुगर भी ना हो तो एस्पार्टम विकसित किया गया है, कम कैलोरी वाला मीठा पदार्थ है ये। थामेटिन क्या है, तो थामेटोकोकस डेनियली नामक पौधे से इसको बनाया गया है। सभी पदार्थों में ये सर्वाधिक मीठा होता है लेकिन जो है नुकसानदायक नहीं होता है। खाद्य प्रसंस्करण क्या है, तो सूक्ष्म जीवों का विनाश कर खाद्य की सुरक्षा गुणवत्ता में सुधार करना। जो खाद्य प्रसंस्करण होता है, जो सूक्ष्म जीव है जिसके माध्यम से खाना खराब हो जाता है तो उनका विनाश करके खाद्य की सुरक्षा करना। तो किसके माध्यम से होती है, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे हम तो 4 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे होना चाहिए। सूक्ष्म जीवों का विनाश कैसे करते हैं, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से दही बनाई जाती है, लैक्टिक एसिड से अचार, एसिटोबैक्टर मेलोयम से सिरका किण्वन विधि के माध्यम से, जबकि सैक्रोमाइसिस सेरिबीसियाई जो है इसका प्रयोग हम यीस्ट, ब्रेड, बियर, ब्रांडी, रम बनाने में करते हैं। तो भी आपको चारों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जैव उर्वरक क्या है, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म जीवाणु। पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म जीवाणु जो हैं वो जैव उर्वरक कहलाते हैं। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण इंपॉर्टेंट है, ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो हैं राइजोबियम वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस पौधों की वृद्धि को प्रेरित करने वाला राइजोबैक्टीरिया है, तो ये इसका एक प्रकार है। स्यूडोमोनासास फ्लोरेसेंस राइजोबियम का एक प्रकार है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथि में लैग हीमोग्लोबिन नाम का एक लवक होता है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन का अवशोषण करके श्वसन हेतु उपलब्ध कराता है। तो जो फसल है उसको क्या करता है, श्वसन हेतु उपलब्ध कराता है ऑक्सीजन, वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण करके। एजोटोबैक्टर क्या है, O2 की उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये जितने भी हैं सारे, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइलम हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, तो ये सारे जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, ये भी नील हरित शैवाल जो है ये स्वयंपोषी होता है, इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ग्रहण करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। धान की फसल में इसका प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट कोशिका इसमें कौन होती है, तो वो होती है हेट्रोसिस्ट। कुछ प्रजाति है इसकी, जैसे नील हरित शैवाल की नोस्टॉक है, एनालिना है, क्लोरथिक्स है, ओलोसीरा जो है ये इसकी प्रजाति हैं। एजोला का भी यही कार्य है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का, लेकिन ये जलीय स्थानों पर करता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस विलयत जैव उर्वरक क्या है, तो फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। स्यूडोमोनास स्ट्रेटा, माइक्रोराइजा, बैसिलस पालीमिक्सा जो है इसका प्रयोग होता है। माइक्रोराइजल जो कवक है ये पेड़ पौधों की जड़ों में रहता है और वहाँ पे पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। जैव कीटनाशक का प्रमुख तत्व कौन सा है, तो बैसिलस थूरीजेनेसिस जो है जैव कीटनाशक का प्रमुख तत्व है, जो मैंने बताया था बीटी कपास हो गया, इसी से जो है बैक्टीरिया से जो है ये जीन जो है संश्लेषित होते हैं। माइक्रोबियल उत्पाद क्या है, सूक्ष्म जीवों से जो कीटनाशक एंजाइम की जो बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम हैं, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले जो होते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं, जैसे पपेन, बोमलेन, पिकिन जो है ये एंजाइम हैं। उपयोग देख सकते हैं तो प्रोटीनेज एंजाइम का उपयोग जो है वो प्रोटीन के दाग हटाने में होता है। लाइपेज का तेल वसा की जो गंदगी है उसको दूर करने में। एमाइलेज जो है स्टार्च के दागों को हटाने में। सेल्यूलोज जो है सूती कपड़ों की धुलाई करने में इसका प्रयोग होता है। डेयरी उद्योग का जो प्रयोग है, रेनिन पनीर उत्पादन में, लाइपेज पनीर उत्पादन, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ना। तो ये जो सारे एंजाइम के प्रयोग हैं। पाश्चुरीकरण क्या है, तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक अगर दूध गर्म किया जाता है तो उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ये फिर उसे 5 सेकंड तक ठंडा करना होता है। जबकि होम पाश्चुरीकरण क्या है कि घर में किस प्रकार से करते हैं, तो घर में 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक दूध को गर्म किया जाता है। बायो रेमेडिसन क्या है, तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके पर्यावरण प्रदूषण कम करने की जो प्रक्रिया है वो बायो रेमेडिसन कहलाती है। हिमालय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा बना, तो एर्नाकुलम जो है ये केरल का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला बना था। डीएनए में शर्करा क्या होती है, तो पेंटोज या डीऑक्सीराइबो शर्करा डीएनए में होती है। डीएनए जो टेस्ट होता है तो इसको विकसित किसने किया है, तो वो किया है डॉक्टर एलेक जेफरीज ने। अब देख लेते हैं हम लोक सेवा आयोग द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं वो कौन से हैं। जीन
डीएनए का एक भाग होता है, ये एग्ज़ाम में आ रखा है। जीन क्या है, तो डीएनए का एक भाग होता है। मानव जीनोम अनुक्रमण क्या है, 2003 में शुरू हुआ है। डीएनए में क्या पाया जाता है, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये डीएनए में पाए जाते हैं। भारत का पहला जैविक राज्य कौन बना था, तो सिक्किम बना था 2016 में। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर इलाज के लिए तैयार औषधि की गई है, तो इंटरफेरेन जो है ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर इलाज के लिए औषधि तैयार की गई है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद कौन सा है, तो इंसुलिन है। अगर एंजाइम में पूछा जाए तो इंसुलिन है। अगर वैसी चीज़ पूछी जाए तो तंबाकू जो है वाणिज्यिक रूप से तैयार होने वाला पहला उत्पाद था। इसमें प्रयोग किसका किया जाता है, तो एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है इंसुलिन बनाने में। बीटाडीन एंटी बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो आयोडीन इसमें बीटाडीन एंटी बैक्टीरिया में पाया जाता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव क्या है, डोली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है। जो मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है, तो वो है डोली। और किसने विकसित किया है, डॉक्टर इयान बिलकुट ने इसको जो है जीवित जीव को विकसित किया है। विश्व का दूसरा और एशिया का प्रथम डीएनए बैंक स्थापित हुआ है, तो हुआ है बायोटेक पार्क लखनऊ में। जनन द्रव्य जो होता है, जैसे जनन द्रव्य जो है उसको किस चीज़ में रखा जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में इसको रखा जाता है जनन द्रव्य को। जीन शब्द क्या है, तो जीन शब्द है इसको दिया था WL जॉनसन ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो जेनेटिक कोड के लिए 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। डीएनए की संरचना द्विखंडित मॉडल जो है वो 1953 में वाटसन क्रिक ने दिया था। 1962 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। मास्टर जीन जो अनेक कैंसर के लिए उत्तरदायी है, तो वो क्या है, UTX जो है ये एक इस प्रकार का जीन है जो अनेक कैंसर के लिए उत्तरदायी है। डीएनए फिंगरप्रिंट से संबंधित एकमात्र संस्थान कौन सा, वो है हैदराबाद। ये वाला क्वेश्चन गलत है। जीन की भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो उत्परिवर्तन कहलाता है। पहला प्रतिजैविक पदार्थ क्या है, पेनिसिलिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रतिजैविकी पदार्थ क्या है, तो वो है पेनिसिलिन। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, तो लुई पास्चर हैं। बार्गीकी के जनक कौन है, तो कैरोलस लीनियस हैं। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। तो ग्रेगर जॉन भी आप याद रखें, मेंडल के नाम से जो है कई सारे शब्द आए थे एग्जाम में इस बार, तो वो भी याद रखें आप। ग्रेगर जॉन मेंडल है इनका पूरा नाम। पादप रोग विज्ञान कौन है, तो एजे बटलर हो गए। प्रतिरक्षा विज्ञान हो गए एडवर्ड जेनर। जीवाणु में जनन जो होता है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विश्व का प्रथम परख नली शिशु या प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था, तो वो था लुइस ब्राउन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखते हैं। ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने इसको जन्म दिया था। तो ये जो है कृत्रिम गर्भधारण करके श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने टेस्ट ट्यूब बेबी जो है लुइस ब्राउन इसको जन्म दिया था। और टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो प्रो सर रॉबर्ट एडवर्ड्स ने जो है इसको विकसित किया था, और 2010 में इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये तो विश्व की बात हो गई। भारत में अगर बात करें तो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो थे वो कान्हू पिर्या था, लेकिन इस पर विवाद है। दूसरा जो है वो हर्षा है, तो कुछ रिकॉर्ड में इसको हर्षा को पहला माना गया है, जबकि कान्हू पिर्या जो है कहीं कहीं इसको पहला माना गया है। तो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय द्वारा जो है कान्हू पिर्या जो है भारत में विकसित पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉली आप याद रखें, अभी मैंने पहले बताया था, ये वयस्क भेड़ से क्लोन तैयार किया गया है। वयस्क भेड़ से पूछा भी जाता है किससे तैयार किया गया, क्लोन है क्या, मैंने बताया था आपको कि बिल्कुल सेम उस जैसे ही बना दिया जाता है। तो वयस्क भेड़ से जो है क्लोन तैयार किया था डोली, और किसने किया था, इयान बिलकुट ने 1996 में। हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसने किया, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में किया। दक्षिण अफ्रीका के हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड। SCID के लिए जीन चिकित्सा में संवाहक रूप में किसका प्रयोग होता है, तो रेट्रोवायरस का प्रयोग होता है। पहला प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा, तो हिंड द्वितीय जो एंजाइम था ये पहला प्रतिबंधित था, इसको प्रतिबंधित किया गया था। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला परजीवी पादप मैंने बताया था तंबाकू है। अगर एंजाइम में पूछे तो इंसुलिन है। रोजी क्या है, तो रोजी भी एक प्रकार का ट्रांसजेनिक गाय है, मतलब ट्रांसजेनिक जीन परिवर्तित करके इसको बनाया गया है, तो रोजी नाम दिया गया था इसको।
आनुवंशिक रूप से संशोधित टमाटर क्या है, ये भी एक ट्रांसजेनिक टमाटर, तो क्या नाम दिया गया इसको, फ्लेवर सेवर। तो ये आज हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकार। ये तीनों जो हैं यहाँ से आपको प्रश्न जो है ईओ के एग्जाम में मिलेंगे और वैसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। जितने भी आरओ का जो प्री एग्जाम है वहाँ भी इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जितनी भी अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोड की गई हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं।